हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और इस तरह के मैं कई सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कोशिश करूंगा तकरीबन हर दिन एक वीडियो छोटा सा आपको जरूर मिले। इसकी एक छोटी सी वजह, क्योंकि अभी तक लोगों को ये भ्रम था कि सिर्फ जितने सवाल आते हैं हमारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले एनसीईआरटी ने अभ्यास के लिए एक नीट का पेपर रखा। अगर आप उस क्वेश्चन को देखें और स्टडी करें नीट की साइट पर अवेलेबल है, तो आप देखेंगे उसमें बायो के 90 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन इज नॉट अवेलेबल इन द एनसीईआरटी। यू कैन से दीज 20 क्वेश्चंस आर एजेस फ्रॉम एनसीईआरटी। जो लाइनें लिखी गई हैं उसके किनारे से होती हुई निकल रही है, यानी डायरेक्टली अगर आप सीधे तौर पे देखेंगे तो एनसीईआरटी के लाइनों में नहीं मिलेगा। और वो 20 क्वेश्चन बड़े मायने हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इस गला काट कॉम्पिटिशन में सिर्फ 70 सवाल करके आप मंजिल नहीं पा सकते, खासकर बायो में तो बिल्कुल नहीं पा सकते। तो अब हमारी कोशिश क्या होगी कि वो 70 सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो एनसीईआरटी से आने वाले हैं। लेकिन जो 20 क्वेश्चन या कुछ और 2-4 कम या ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर, उस पर भी हम मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। हम 20 हो सकता है सारे ना करें, लेकिन ये हो सकता है हम 17, 18, 19 सवाल कर ले जाएं, अन्य बच्चों से बेहतर कर ले जाएं। तो यस, दिस वीडियो इज फॉर एजेस फ्रॉम एनसीईआरटी। टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज कॉच पोस्टुलेट्स। अब इस टॉपिक को हमने आपको वीडियो में क्यों देना चाहा? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एक सवाल आपके पास जरूर मिला होगा, एक नहीं 10 बार। वो सवाल ये है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन कॉच पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता। यानी 4 जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं विच विल नॉट फॉलो द कॉच पोस्टुलेट्स। अब बच्चा क्या करता है, जो रिपीटेड सवाल होते हैं उनको सोचता है रन टाइम। सर, मैंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि क्वेश्चंस को रट डालो, क्योंकि अगर वो वही सवाल आ जाएगा इज अ वेरी गुड, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ दैट इज गुड ओनली फॉर यू, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा। तो पहले हम शब्द को समझें। व्हाट इज पोस्टुलेट्स? क्या ये हाइपोथेसिस है? नहीं सर, ये परिकल्पना नहीं होती। हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है जिसके पास कोई एविडेंस नहीं होता। दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी रॉन्ग। पोस्टुलेट्स उसके ऊपर है। पोस्टुलेट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो बिलीफ होते हैं, एंड दैट इज द बेस ऑफ ए थ्योरी। वो थ्योरी का एक आधार होते हैं। हम थ्योरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि थ्योरी में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आ जाते हैं, तो हम इनको पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं दैट मे बी ट्रू, मे बी रॉन्ग, बट मे बी या दैट इज ऑलवेज अ बेसिस ऑफ ए थ्योरी। तो बात आई अब कॉच पोस्टुलेट्स की। दिया इसको रॉबर्ट कॉच ने, ये आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन सवाल है कि कॉच पोस्टुलेट्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं और थे क्या? ऐसे कौन सी स्टेटमेंट्स थे जिनकी बात आज हम लोग करना चाह रहे हैं और जिनको हम क्वेश्चंस में पूछें? तो रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट्स में 4 पोस्टुलेट्स, 4। पहला, उसने कहा कि अगर कोई डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जिसको कोई बीमारी है, तो उसको कॉज करने वाला एजेंट यानी पैथोजन कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट देयर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको कोई बीमारी है, उसका पैथोजेनिक एजेंट उस ऑर्गेनिज्म के अंदर
उस बॉडी पार्ट में जरूर होगा। ये पहला पॉस्टुलेट था। दूसरा स्टेटमेंट यानी दूसरा पॉस्टुलेट, उनका कहना था कि अगर हम चाहें, वी हैव टेक्निक्स कि हम उस ऑर्गेनिज्म को यानी उस पैथोजन को उस डिजीज पर्सन से ऑब्टेन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और सिर्फ निकाल ही नहीं सकते बल्कि उसका कल्चर भी कर सकते हैं। वी कैन आइसोलेट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन एंड कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, उसने कहा कि अगर हम उसका कल्चर मीडिया बनाएं, एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया हम तैयार करें उसी ऑर्गेनिज्म का, और उस कल्चर मीडिया को किसी न्यू ऑर्गेनिज्म जो ससेप्टेबल है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो ससेप्टेबल हो उसके अंदर इनोकुलेट कर, इंजेक्ट कर दें, कोई मेथड हो जिससे हम उसके अंदर पहुंचा दें, तो दैट ऑर्गेनिज्म विल आल्सो बी डिजीज्ड। उस ऑर्गेनिज्म को भी वही बीमारी हो जाएगी जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म को थी। ये तीसरा पॉस्टुलेट था। चौथी बात यह है कि जो नया ऑर्गेनिज्म, जो ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म था, जिसको हमने आर्टिफिशियल मीडिया इनोकुलेट करके डिजीज क्रिएट कर दी, हम चाहें तो उस ऑर्गेनिज्म से भी वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वो पहले वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, सेम। तो ये चार बातें कही, मैं फिर समराइज कर दूं। पहली बात कही उसने कि किसी भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहा कि उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को अगर हम ऑब्टेन करना चाहें, आइसोलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए सिर्फ, और उसको हम कल्चर मीडिया में कल्चर भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था कि अगर उस कल्चर मीडिया को किसी न्यू ऑर्गेनिज्म जो ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म हो उसमें इनोकुलेट करें, तो उस ऑर्गेनिज्म, ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म में भी वही डिजीज हो जाएगी जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म में थी। चौथा पॉस्टुलेट था कि अगर हम उस नए ऑर्गेनिज्म जिसमें वो डिजीज हो गई, उससे भी हम अगर उस ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करें तो वो ऑर्गेनिज्म सेम वही होगा जो पहला था। अब समझ गया, क्योंकि आपको लगा कि ये चार बातें कह दी उन्होंने, तो ये चार बातों का मतलब समझ लिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आए, क्योंकि बात आती है जब आपने पॉस्टुलेट्स कहा, ये थ्योरी तो है नहीं, ये पॉस्टुलेट है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? जब आप माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो चीजें इसके बारे में और बढ़ेंगी। हमें तो अपने 12th स्टैंडर्ड पे ही रहना है, नीट एग्जाम के रेफरेंस में ही बात करनी है, तो उस रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। वी हैव 3 एक्सेप्शंस फॉर इट। हमारे पास 3 एक्सेप्शंस जो कॉश पॉस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, जबकि आपके एमसीक्यू में एक ही आंसर तो आप करते हैं। तो अगर आप रट के कोई एक ऑप्शन चले गए तो जाहिर है वो ऑप्शन नहीं होगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला एक्सेप्शन है वायरस। बहुत कॉमन सी बात है, सभी को पता है वायरस कभी भी कल्चर नहीं किए जा सकते। जबकि सेकंड पोस्टुलेट में कहा गया कि सर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल मीडिया, तो जाहिर है वायरसेस आर एक्सेप्शन। 2 बैक्टीरिया भी हैं इसके एक्सेप्शन, क्योंकि हमको ये पता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसका तो कल्चर किया जा सकता है। 2 बैक्टीरिया हैं, एक सिफिलिस कॉज करने वाला ट्रेपेनोमा पैलिडम, सिफिलिस कॉज करने वाला ट्रेपेनोमा पैलिडम, और लेप्रोसी कॉज करने वाला माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये 2 बैक्टीरिया हैं जिनको हम आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते। इनका जो विरुलेंट फॉर्म है, जो डिजीज कॉजिंग फॉर्म है सर, उसे आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं किया जा सकता। अब आप सोचोगे ये नया शब्द क्या बोला, तो वो आपसे ताल्लुक नहीं रखता। सिर्फ यूं समझें कि 2 बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रेपेनोमा पैलिडम और वायरसेस, ये पॉस्टुलेट्स के एक्सेप्शन है। थोड़ी सी बात आगे भी सुन लेना, क्या सच में कॉश पॉस्टुलेट्स सही है या गलत है? अगर सही है तो कॉश थ्योरी क्यों नहीं कहते?
और गलत है तो हम पढ़ते क्यों? तो सर इनके जो 4 पोस्टुलेट दिए गए, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहला पोस्टुलेट तो आज भी सही है कि भाई कोई भी अगर डिजीज ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका पैथोजन तो वहीं पर होगा ना। तभी तो हम बहुत सारे एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। सर वो स्टूल की जांच करते हैं, ब्लड की जांच करते हैं, सलाइवा की जांच करते हैं, बायोप्सी करते हैं। सर इसी फेवर में तो करते हैं कि वी आर डिटेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या बॉडी पार्ट। तो ये बात बड़ी है, तभी हम आज ये कह पा रहे हैं कि कॉश पोस्टुलेट सही या गलत है, इसको वही कहते हैं। इसकी कुछ बातें सही है और शायद यही एक आधार बना आगे चलके। ये जो थ्योरीज आगे दी गई तो वो इस बात को लेकर आगे बढ़ी, तो इसीलिए हम आज इसे पोस्टुलेट्स कहते हैं। खैर हम अपने स्टैंडर्ड पे ही रहते हैं। कॉश पोस्टुलेट्स क्या है, हमने पोस्टुलेट क्यों कहते हैं ये समझ में आना चाहिए, चारों स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, और कौन से इसके एक्सेप्शन हैं और क्यों एक्सेप्शन है ये भी समझ में आना चाहिए। Yes, stay connected with us. I will try to reach your destiny. Good luck.